आप सभी हमारे बुलाने पर आमंत्रण पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनोज सिंह है, मैं रांची में रहता हूँ। मैंने 6 तारीख को विधायक सरजू राय पर एक एफआईआर दर्ज कराया और वो भ्रष्टाचार के अधिनियम के तहत है। उसकी मुझे उम्मीद है कि उसकी एफआईआर कॉपी आपके पास ज़रूर होगी, क्योंकि 8 तारीख को सरजू राय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया था, मैंने देखा था और उसमें एफआईआर की कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। 8 तारीख को सरजू राय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया अपने घर पे यहाँ, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी। उन्होंने अगर आप लोग देखिए, अगर बात करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। 6 तारीख को रांची करगोड़ा थाने में विधायक सरजू राय के खिलाफ मैंने एक एफआईआर दर्ज कराया, कांड संख्या 228/24। उनके मंत्री काल रहते हुए 3 करोड़ 38 लाख कुछ हजार रुपये का एक घोटाला हुआ था उसके सब। 8 तारीख को सरजू राय जी ने एक पीसी किया यहाँ पे, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने देखी। उसमें केस के संबंध में वो सरासर झूठ बोलते हैं, सरासर। उनके झूठ को साबित करने के लिए मैं बहुत सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, मेरे पास है, जो आरटीआई के थ्रू है। दूसरी बात, उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक किया। उन्होंने कहा कि मनोज सिंह किसी सुरेंद्र बंगाली, जो कोई क्रिमिनल था या अपराधी था या गैंगस्टर था या माफिया था, उसके साथी थे, और भी कुछ बातें कही। मैंने 9 तारीख को रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैंने उन्हें चुनौती दी थी कि अगर आपके पास, अगर मैं किसी माफिया से जुड़ा रहूँगा तो मेरे ऊपर भी केसेस होने चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। आज 10 दिन हो गए, मैंने उन्हें चुनौती दी है उनके ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कि अगर आप में दम है तो आप एक केस नंबर पब्लिक डोमेन में लाइए मनोज सिंह का। वो आज तक नहीं लाए। उन्होंने और कुछ कहा, वो मैं बाद में आऊँगा। अब मैं सबसे पहले आता हूँ कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों मैं कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक प्रियांशु जहाँ है आपके बिरादरी के, जो एक मीडिया चैनल चलाते हैं, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया था मेरे घर, और काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं वो, दिल्ली में रहते थे, अभी रांची में रहते। मैंने जो कहा उसी चीज़ को उन्होंने अपलोड किया। और कल 17 तारीख को सरजू राय रात्रि करीब 8 बजे के आसपास उस पत्रकार को फ़ोन करते हैं और धमकाते हैं कि आप उस वीडियो को डिलीट कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। फिर उस अपने पैड पर लिख के उसको व्हाट्सअप करते हैं कि आप मुझे इसका रॉ फुटेज मुझे उपलब्ध कराएं इस धारा के अनुसार। उसका जवाब मेरे पास है, चूँकि इसमें नेट नहीं चल रहा अभी। प्रियांशु झा ने कहा कि भाई ये मेरा एक मौलिक अधिकार है, हम किसी का भी इंटरव्यू लेके, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सरजू राय क्या है, मनोज सिंह कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इसकी कानूनी सलाह लूँगा। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है प्रियांशु झा ने। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और हेमंत सोरेन से गुहार लगाई है कि भाई हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। ये विधायक, ये सरजू राय मुझे डरा और धमका रहे हैं। इसमें मेरा अगर वाईफाई चलेगा या कनेक्ट होगा तो मैं बताऊँगा। प्रियांशु झा को जो इंटरव्यू दिया था, मैंने सोचा कि भाई ये आदमी, इसको दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो क्यों नहीं मैं पूरे प्रेस मीडिया पर जमशेदपुर जाकर उसी बयान को दोहराऊं ताकि उस बच्चे पर दबाव कम पड़े। अब मैं उस बात को दोहराने आया हूं जो मैंने प्रियांशु झा को कहा था, और जिस पर सरजू राय को काफ़ी, मतलब ये कहिए कि वो भयभीत, क्योंकि डराने का काम वही करता है जो भयभीत हो। अब आते हैं भाई साहब आहार पत्रिका का। आहार पत्रिका आप लोग सुनेंगे, जिस पर एफआईआर हुई है। 8 तारीख को उन्होंने जो अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था या ऑफिस में, उन्होंने जो बातें कही वो मुझे याद है। उन्होंने पहली बात कही कि इसके पहले 5 एफआईआर हुआ है और 5 हवा में उड़ गए, ये छठा भी हवा में उड़ जाएगा। ये सरासर झूठ है। क्यों? आरटीआई का पेपर मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। विभाग कहता है 27/8 का मेरे पास आरटीआई है। विभाग कहता है कि अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, ठीक है ना। ये विभाग का, आरटीआई का मैंने उनसे मांगा। विभाग कहता है कि 27 तारीख तक कोई भी एफआईआर नहीं हुआ, ये इसमें है। अब ये क्या, क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये मामला 2021 में आया सुर्खियों, जब सरकार बदली और ये मामला आया कि भैया 3 करोड़ 38,36,26,473 रुपए का एक घोटाला हुआ। घोटाला ये था कि सरजू राय जी उस समय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, रघुवर दास जी के मंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्री काल में। इन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक ऐसी आहार पत्रिका छपवाई जाए जिसमें हमारी जन उपयोगी योजनाएं और जागरूकता के बारे में, जो हमारे पीडीएस डीलर हैं
और जो कंज्यूमर्स उन तक पहुंचाया जाए। अब देखिए इसमें होता क्या है, 4/10/2017 को एक दिन में क्लर्क से लेके अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और मंत्री का इस फाइल पर सैंक्शन अनुमोदन हो जाता है एक दिन में। कितना फास्ट ट्रैक था। अब सोचिए किसी योजना को एक दिन में क्लर्क से लेके और सचिव तक 4/10/17 को पास कर देते हैं। दूसरी चीज, दूसरे दिन 5 तारीख को इस आहार पत्रिका का संपादक मिस्टर आनंद कुमार, जो इनके निजी सहायक थे, उनको कार्यकारी संपादक बना दिया जाता है। कार्यकारी संपादक आनंद कुमार यहाँ की जमशेदपुर के एक प्रिंटर्स कंपनी JPPL को ऑफर देते हैं कि आप आइए और मुझसे आप वर्क ऑर्डर लेके जाइए, और वो आता है और 3,38,000 का वर्क ऑर्डर लेके जाता है। देखिए यहीं से आप लोग सभी लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप मुझे बताइए कि वित्तीय नियमावली मेरे पास है जो कहती है कि 1.5 लाख से ऊपर आपको या तो टेंडर करना है या आप वित्त विभाग के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से आप मुख्यमंत्री से स्वीकृति लेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय से होते हुए नॉमिनेशन में आपने कभी सुना है कि 3,38,00,000 का काम किसी कंपनी को मंत्री अपने स्तर से दे दें? आज तक नहीं, उसको दे दिया जाता है। अब देखिए साहब क्या होता है इसमें। हाँ, अगर टेंडर आपको नहीं करना है, अगर नॉमिनेशन पर देना है तो एक नियम है, वित्तीय नियमावली 235 है, उसको शिथिल करना होगा और 245 का सहारा लेना पड़ेगा नियम बदलने के लिए। और उसमें वित्त विभाग और मंत्रिमंडल इसकी अनुमति चाहिए, इसका अनुमोदन चाहिए और मुख्यमंत्री का उसमें सहमति चाहिए, तभी आप किसी को दे सकते हैं। ये कुछ भी नहीं किया। अब इसका क्या था कि 5 लाख हर महीने 1 साल तक आपको आहार पत्रिका की प्रतियां छापनी थी, 5 लाख। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि JPPL जो झारखंड प्रिंसिपल, उसकी क्षमता ही नहीं है उतने, तुरंत अनुमोदन कर दिया जाता है कि उस 5 लाख को 2.5 लाख कर दिया जाता है। क्या 2.5 लाख आप छापिए, रेट कम नहीं होता है, रेट 5 लाख का लेकिन 2.5 लाख कर दिया जाता है। वो भी वो नहीं कर पाता है और बिना काम किए भाई साहब उसको 6 महीने का पैसा एडवांस में, बता रहे आपको कितना, 1,83,00,000 कितना था, 1,83,69,130 रुपया बिना काम किए एडवांस पेमेंट 6 महीने का सरजू राय के मंत्रित्व काल में इनके द्वारा जारी कर दिया जाता है। और आप कहते हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वो इसके बाद वो कोई प्रति छाप नहीं पाता है, किसी तरह से 10, 20, 100, 50 छापता है। ये मामला प्रभात खबर में इसकी जो है ये इस मामले को प्रभात खबर रांची का छापता है। और छापने के बाद क्या होता है कि मंत्रालय फिर लिखता है वित्त विभाग को और कहता है कि भाई इसका हमको अनुमोदन दे दीजिए। वित्त विभाग कहता है कि साहब आपने तो बिना अनुमोदन के काम के, फिर अनुमोदन क्यों चाहिए, आप नियमानुसार कीजिए। ये मेरे RTI में मेरे पास है पे। अब जब देखते हैं कि मामला फंस गया तो उसको कैंसिल कर देते हैं उसके कार्य को और टेंडर कैसे कराते हैं, एक शॉर्ट पीरियड का नोटिस देते हैं ऐसे अखबारों में जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जबकि नियम यह है कॉन्ट्रैक्ट कोई भी टेंडर का कि आप मेन स्ट्रीम के अखबारों में देंगे, वो कहीं नहीं देते हैं। और उसमें भी JPPL ही आता है और JPPL को काम मिल जाए। कैसे उस नॉमिनेशन के घोटाले को टेंडर में बदल दिया जाता है। यही नहीं होता है, आप ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि जो काम पहले वो किया था उसका पेमेंट हो गया, उसमें से मंत्रालय द्वारा कहा जाता है कि भाई आप जो आपका रेट अभी टेंडर में मिला है, अगर आपने उसमें ज़्यादा लिया है तो आप लौटा दीजिए। वो 12 लाख रुपए लौटा देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो क्यों लौटाया जाता है? क्योंकि मंत्री अपने को ईमानदार साबित करना चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन वो ईमानदार नहीं है, ये एकदम बेईमान और भ्रष्ट आदमी है। ये 3,38,00,000 घोटाला करने के लिए 12 लाख रुपया लौटाते हैं। अब इसको देखिए साहब, ये तब भी काम नहीं कर पाता है, फिर यह मामला उठता है, विभाग जांच बैठा देता है। फिर क्या करते हैं मंत्री के एक बाबा कंप्यूटर से प्राइवेट कंपनी को डाटा कलेक्शन के लिए उसको अपॉइंट करते हैं, जबकि इनको ACB को करना चाहिए। वो भी बाबा कंप्यूटर्स और ये JPPL दोनों पहले से ही सरजू राय के NGO जुगांतर भारती में काम कर चुका है, उसका भी पेपर हम लोग के पास है। यानी ये पूर्व परिचित नहीं कंपनी थी, पूरा घोटाला आपस में मिलकर करना था। वो डाटा जो है फर्जी डाटा एक ला के देता है, उस पर भी क्वेश्चन उठता है। ये बहुत लंबा कहानी, अगर हम कहेंगे तो आपको घंटों लग जाएगा। उसको टोटल पेमेंट करके उस काम को कैंसिल कर दिया था, पेमेंट दे दिया, काम नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये मामला जो है, चूंकि उस समय सरकार इनकी थी, मंत्री थे, अंडर कवर था, किसी को पता नहीं था। जब सरकार बदलती है तो मामला आता है सुर्खियों में।
मामला आता है और इसको लेके पीआईएल होता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहता है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप थाने में सीधे जाए केस की, लेकिन वो आदमी केस नहीं करता है, पता नहीं क्यों। फिर एक आदमी एसीबी में देता है, एसीबी उसकी जांच करती है। एसीबी के डीएसपी अरविंद कुमार जांच करते हैं, मेरे पास रिपोर्ट है 6 पेज। जांच करके वो कहते हैं कि प्राइमा फेसी आरोप सही साबित होता है, लेकिन ये चूंकि फोटोकॉपी है इसलिए मुझे इसकी माने विस्तृत जांच करने के लिए ओरिजिनल संचिका चाहिए, और इसके लिए मुझे पी दर्ज करना होगा। पी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज, एसीबी के पास वो एक संविधान में है कि आपको पी दर्ज करना है। उसकी अनुमति के लिए एसपी एसीबी लिखते हैं विभाग को, वो भी आपको हमें भी दे देंगे 2022 में। लेकिन वो उनका एसीबी पी दर्ज करने का मामला उस समय का तत्कालीन सचिव, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो बेचारे फेरा में पड़ जाएंगे, वो उस फाइल को दाब देते हैं, वो आगे बढ़ाते ही नहीं है। वो 2024 तक उसी तरह दबी रही। ठीक है, अब आप समझिए कि एसीबी को अनुमति नहीं मिली, सचिव नहीं दाब दिया उस फाइल को। 2022 में कौन था पता लगा लीजिए, मैं नाम लूंगा तो बेचारे टारगेट हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये जांच है, जांच में तो पता चल ही जाए कौन क्या किया। इसके बाद एक दो लोग और करते हैं, लेकिन एफआईआर किसी का दर्ज नहीं होता है। एफआईआर सिर्फ मेरा दर्ज होता है, पहला जो मैंने 6 तारीख को किया, यानी वो झूठ बोल रहे हैं। उनसे कहिए कि आप एफआईआर दो तो कांड संख्या होगा ना, केस नंबर होगा ना भाई, बिना केस नंबर के तो एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मेरा केस नंबर है 228/24। आप बताइए, वो झूठ। देखिए, आप लोग जानते होंगे सरजू राय को 2005 से, मैं जानता हूं 1990-91 से, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। इसके बाद मुझे ये जानकारी, ये सब चूंकि हम लोग रांची में रहते हैं, अवेयर है, मैं सामाजिक वर्कर, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं जाता हूँ आरटीआई के थ्रू विभाग में, और मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे ये चीज़ें आप दीजिए, और आप मुझे बताइए कि क्या कभी एफआईआर हुआ है। उसने कहा था कि नहीं, एफआईआर नहीं हुआ। मुझे 550 पेज की संचिका मिलती है आरटीआई के थ्रू, और उसमें इनका पूरा काला चिट्ठा है, ये सब है। कोई जब मैं आता हूँ उसका अध्ययन करता हूँ, एक एक पेज पढ़ता हूँ, तो लगता है कि अरे बाप रे बाप, एक ईमानदार आदमी, ये तो नकाब में भाई, ये लुटेरा है, डकैत है, ये डाकू है सरजू राय भाई। और कितना उसको भय नहीं है उस आदमी को कि विदाउट टेंडर 3.5 करोड़ का 3 करोड़ 38 लाख काम दे देता है। क्या मजाक है, भय नहीं है। सोचिए कि मेरे डर से कोई बोलेगा नहीं। वो लेके हम आते हैं, पढ़ने के बाद हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है कि अरे साहब आप विधायक मंत्री के खिलाफ एफआईआर कर देंगे। फिर हम उच्च अधिकारी के पास जाते हैं पुलिस के, वो भी हिचकिचाहट में है। फिर मैं उससे भी बड़े अधिकारी के पास जाता हूं और कहता हूं कि आप इसको साहब पढ़िए और बताइए कि इसमें सबूत, अगर सबूत नहीं है तो आप कह दीजिए कि नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि साहब सबूत तो है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तब उनको मैं कहता हूं कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा और आपको पार्टी बनाऊंगा। और मेरा आधार एफआईआर करने का क्या आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस का बेंच का 3 डिसीजन है अलग अलग केसेस में। वो कहते हैं, माने डिसीजन है उनका, ऑर्डर है कि अगर प्राइमा फेसी अगर 1% भी सबूत है तो आपको किसी अनुमति आप सीधे आकर थाने में कीजिए। वो मैंने लगाया है, अपने एफआईआर में उसका लिखा है। अब पुलिस मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर तलवार लटकेगी। तब एफआईआर होता है, और एफआईआर होने के बाद जांच जारी है। यानी उन्होंने जो भी कहा सरासर झूठ कहा कि कोई एफआईआर, पहले एफआईआर हुआ है वो सब हवा में उड़ गया। हवा में नहीं उड़ा, ये एफआईआर इनके गले की हड्डी बन गई है, न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। और मैं एक आम आदमी हूँ, मैं न नेता हूँ न पॉलिटिशियन न कुछ नहीं, नथिंग, मैं एक आम आदमी हूँ। अगर एक आम आदमी जब आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है ना, तो आप एक आम आदमी से नहीं लड़ सकते, हमको नहीं डरा सकते हैं आप, आपकी इतनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कई बार धमकाने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि आप नकली राजपूत हैं, मैं असली क्षत्रिय हूं भाई, हम असली क्षत्रिय, आप नकली राजपूत हैं, आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। तो बहरहाल ये सच्चाई है
कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार पीसी एक्ट में मुकदमा हुआ है, उसके कागजात मेरे पास हैं, प्रूफ है, सबूत है, और ये इतना झूठ बोलते हैं कि जिसका आप सोच ही नहीं सकते हैं। ये कहते हैं कि 1 पैसे का, अब बताए ना कि मैं एक ही, मेरा पहला ही प्रश्न है कि क्या नॉमिनेशन पर आपको कभी काम मिल सकता है 1.5 लाख से ऊपर? बताइए आप हमको। अब बताते हैं कि ये क्या है सरजू राय। सरजू राय 1991 में मेरे अपने बड़े साड़ू, मेरे बड़े साड़ू जिनका नाम ब्रजकिशोर सिंह था, जो गुमला के 35 गांव के जमींदार थे, इस बात को इन्होंने अपने पीसी में कहा है। वो इनको पटना से फटे हाली की हालत में मैंने देखा है, एक कुर्ता पजामा, टूटा हुआ चप्पल और एक गांधी छाप झोला, यही था इनके पास। और ये राजनीति करने नहीं आए थे, ये रोजी रोजगार की तलाश में आए थे। ये मेरे ससुराल, मेरे सड़वाना में ये करीब करीब 5 साल रहे हैं, और इनका टोटल खाना पीना, पॉकेट मनी उन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाता था। 1992 में मेरे साड़ू और ये एक ग्राम्या एनजीओ बनाते हैं जो प्लांटेशन का काम करती है, गुमला के रजिस्टर्ड पते पर रजिस्टर्ड है वो। उसमें इनकी एक महिला मित्र मधु, जो आज भी इनके साथ रहती है, उसी समय से वो भी गवर्निंग बॉडी में है, उस समय वो शामिल होती है, वो शुरू से उनके साथ रहती है, कोई दिक्कत नहीं रही है। ग्राम्या का काम प्लांटेशन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर आपको 50,000 का फंड मिल रहा है, 10,000 का काम होता था, 40,000 रुपया बंटवारा हो गया। उस समय भी बहुत सारे केसेस हुए, इल्ज़ाम लगे, वो मामला आज भी है, हम लोग के पास पेपर है। और ये डर से क्या करते हैं कि उसी समय चारा घोटाला का जो है खुलासा होता है, और ये PIL करते हैं हाईकोर्ट में, ये और शिवानंद तिवारी, की इसकी जांच CBI से कराई जाए, और CBI की जांच मिल जाती है। चारा घोटाले खोलने का इनका कोई योगदान नहीं है। चाईबासा में अमित खर्रे 95-96 में DC थे, उन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश, उन्होंने पहला FIR किया था, क्योंकि मैं जानता हूं हम लोग उस समय रांची में थे और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इनकी तरह ये पढ़े लिखे नहीं है साहब, ये मूर्ख आदमी है। अब आपको बताते हैं कैसे। 92 में ये फिर 95 के बाद ये रिजाइन कर देते हैं। ये अध्यक्ष रहते हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट NGO के, और मेरे साड़ू सचिव। जब देखते हैं कि भैया लालू का चारा घोटाला ये हो गया और हम PIL में हो कर दिया, तो ये सोचते हैं कि डर गए कि कहीं हम भी मत फंस जाए, ये रिजाइन कर देते हैं। उस दिन वो झूठ बोल रहे थे कि मेरे साड़ू और ये असहयोग आंदोलन में थे, सरासर झूठ है। मेरे साड़ू भी एक पॉलिटिकल इंसान थे और संपन्न इंसान थे, तो इनके जैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद करते थे। इनके दोस्त नहीं थे वो, इनके मददगार थे। और ये कह रहे कि हम गुमला में रहते थे, गुमला में ये काम करते थे मेरे साड़ू के यहाँ, उनका काम देखते थे। मैं सारी बातें खोलूंगा तो कहीं कुछ बचेगा नहीं। रिजाइन करने के बाद मेरे साड़ू अध्यक्ष बनते, और ये इनकी महिला मित्र मधु सेक्रेटरी, उसका भी पेपर आपके पास है, मेरे पास भी है, और सबके पास है। धीरे धीरे पैसा ये होता है, और ये 1998 में एक दूसरा NGO जुगांतर भारती बनाते। आप कभी सुने हैं कि एक ही आदमी 5 NGO बनाए? मकसद क्या था? जुगांतर भारती में सिर्फ मधु और ये सरजू राय, यही 2 लोग होते हैं, मेरे साड़ू उसमें नहीं रहते हैं। और ये जुगांतर भारती भी वही काम करता है जो ग्राम्या करता था। यानी ग्राम्या से पेट नहीं भरा तो जुगांतर भारती भी बनाए और पेट भरने लगे। 98 में इनको भाजपा इनाम स्वरूप MLC बना देती है। 98 से 2004 तक ये MLC रहते हैं, और 2005 में आपके यहाँ जमशेदपुर में वो कैसे आते हैं भाई? आप मुझे बताइए कि 5 के पहले कोई सरजू राय को जमशेदपुर में जानता था क्या? मिर्गेंदर बाबू यहाँ पर विधायक थे, मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री थे, यह उनका क्षेत्र था। मिर्गेंदर बाबू की बीमारी की वजह से उनका टिकट उनको जब नहीं मिला तो बहुत सारे दावेदार थे। इन्होंने एक ऐसा पेपर बनवाया, मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि पेपर में जब मिल जाएगा कुछ दिन तो मैं बता दूंगा। उसके आधार पर इन्होंने साबित किया कि हम यहीं के हैं, हम बाहर बिहार के नहीं हैं, और भाजपा में जमा किया और टिकट ले लिया और जीत गए।
और इनका मुख्य पेशा क्या है समझिए। वो तो हमको मिला नहीं, तो बताने का भी नहीं बताएंगे। नहीं, अभी नहीं बताएंगे। जब मेरे पास नहीं तो कैसे बता दे आपको। लेकिन बनवाए थे, वो बनवाए थे, और जो बनवाए थे जिस रजिस्टर पर वो चढ़ा है उस रजिस्टर पर पानी डाला हुआ है। उसको फॉरेंसिक में हम लोग ले गए हैं ताकि वो साफ हो जाए, उसका सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए। समझ गए होंगे। कहिएगा तो मैं मोबाइल में फोटो दिखा दूंगा रजिस्टर की। लेकिन जब मेरे पास नहीं है तो हम दावा नहीं करेंगे जब तक मिलेगा लेकिन, क्योंकि वो फ्रांस हम लोग ले गए हैं उसको। देखिए, जुगांतर भारती जो इनका एक्सटॉर्शन का केंद्र है, जुगांतर भारती, वहाँ क्या होता है बताते हैं आपको। जुगांतर भारती जनहित का कोई काम नहीं करता, वो ठेका लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम करता है वैसे वो काम करता है। जुगांतर भारती के पास एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देने का लाइसेंस भी है। इनके आदमी ना इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री वालों को धमकाते हैं, इंडस्ट्री वाले आते हैं, 25,000 रुपया का रसीद देते हैं लोग लैब टेस्ट के नाम पर, और उसको सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन 25,000 के बाद भी पता नहीं कितना लिया जाता है, वो लोग हम भी जानते हैं और पूरी सब लोग जानते हैं कि एक्सटॉर्शन का केंद्र है। अब आप एक बात बताइए, आप हमको, आपको हम उन्हीं का पेपर ले आए हैं। ये ईमानदार आदमी है, ये बहुत ही एकदम हरिश्चंद्र हैं। तो भैया हरिश्चंद्र जी, मैं जवाब पूछ रहा हूं आपसे। ये 2009 में इन्होंने एफिडेविट किया कि मेरे पास 64 लाख रुपए का एसेट है। 2009 में चुनाव हार जाते हैं। 2014 में कहते हैं कि मेरे पास अब 3 करोड़ 13 लाख का हो गया। भाई अब बोलिए ना, एक जनप्रतिनिधि चुनाव हार के करोड़ रुपए कहां से अर्जित कर लिया। भाई कौन सा बिजनेस करते हैं सरजू राय, कौन सा व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं क्या ये? बोलिए कहां से आता है ये पैसा। अब देखिए इनके पास क्या है, इनके द्वारा ये व्हाइट बता रहे हैं आपको। इनके पास एक कमर्शियल फ्लैट है पटना में, जिसकी कीमत आज के डेट में 3 करोड़ रुपया है। इन्होंने 2005 में 81 डिसमिल जमीन खरीदा रांची में, जिसकी कीमत है उस समय 78 लाख रुपया। इन्होंने 2 और प्लॉट खरीदा 20 डिसमिल का, 19,40,000। सुनिए अभी आगे और सुनिए आपको, ये उन्हीं का है, मेरा नहीं है, उनका है। आप लोग कभी चेक नहीं किए होंगे। अब देखिए साहब, भाई साहब सुन रहे हैं आप लोग ना, सुनाई दे रहा है ना? खड़े हो जाए हम। ये देखिए, ये जो है, ये इतने ऑनेस्ट आदमी हैं, ये इतने ऑनेस्ट आदमी हैं कि ये चांदी के ये इतने ईमानदार आदमी है ना, इतने हरिश्चंद्र, इतने अन्ना है ये चांदी की थाली और गिलास में खाना खाते हैं। कैसे? इन्होंने कहा है कि साहब मेरे पास 6 किलो 100 ग्राम चांदी है। इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। 6 किलो 100 ग्राम चांदी है इनके पास। ये चांदी क्या काम है भैया? ये तो बर्तन ही होगा ना जिसमें आप खाते होंगे। आप कितने रईस आदमी है भाई। ये कहते हैं कि मेरे पास 314 ग्राम ज्वेलरी है। आप मुझे बताइए कि 314 ग्राम ज्वेलरी कभी पहनते हुए देखे हैं सराय जी को? किसको दिया इन्होंने ज्वेलरी? कौन पहनता है भाई ज्वेलरी इनका? इससे भी बड़ी बात, इनके पास एक डायमंड रिंग भी है साहब। डायमंड रिंग, एक जनप्रतिनिधि डायमंड किसको गिफ्ट किए थे भाई? डायमंड रिंग। ये जनता सवाल पूछेगी आपसे, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको बताना पड़ेगा। अब आते हैं आपको
ध्यान से सुनिए भाई साहब, सुनिए ना, सुनिए जरा सा। इनके पास पैसा कितना है इनके अनुसार? इनके पास 7 लाख नगद है, 7 लाख, 7 लाख। बैंक ऑफ बड़ौदा बिष्टुपुर में 1,14,000, ICICI बैंक रांची में 5,54,000, SBI डोरंडा में 10,48,000 फिक्स डिपॉजिट। SBI डोरंडा रांची में 5 लाख, SBI डोरंडा में 6,16,000, SBI डोरंडा में 20 लाख, SBI डोरंडा में 10 लाख और SBI डोरंडा में 23,52,000। ये डिपॉजिट है राय जी का। किस पे कहां से आया भैया? अरे बाप रे बाप, आप तो साधु ईमानदार आदमी है जी। पैसा कहां से? सैलरी से? आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती, रखे इतना पैसा क्या? ये कहां से आया पैसा? ये वाइट है। अब बताइए कि कितने ईमानदार हैं ये। और इन्होंने बताया है, देखिए बहुत बड़े बड़े अक्षरों में है भाई। देखिए इन्होंने कहा है कि मेरे पास 4,35,56,974 रुपया का एसेट है। यानी एक कुर्ता पजामा और टूटे हुए चप्पल में रांची आया हुआ व्यक्ति आज करोड़पति होगा नेतागिरी करके। कहां से हुआ भाई? जवाब आप मांगिए, मैं तो मांग ही रहा हूं। ये वाइट है। बाकी बहुत कुछ है जो हम लोग को जानकारी है। मैं बता दूं इस शहर में किन किन लोगों ने उनका पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी लिस्ट है हमारे पास। रांची में किन के पास पैसा, उसकी लिस्ट है। और मैंने सारा लिस्ट ईडी को दे दिया। ये केस भी मैंने ईडी को कहा है, मैंने लिखा है। अब बोलेगा तो मैं सबूत दे दूंगा। ईडी इसको कभी भी किसी वक्त टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला। ये सिर्फ 3,38,00,000 नहीं है, ये घोटाला और बड़ा है। क्यों? कि जब ये मंत्री थे तो इन्होंने सैकड़ों टन अनाज खरीदा सड़ा हुआ, जो आज भी कड्रू गोदाम, झीक पानी, नोआ मुंडी तमाम गोदामों में सड़ा हुआ सड़ गया। वो जनता तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो उसकी क्वालिटी ही नहीं थी। नंबर 2, 2200 बोरा अनाज कड्रू एक शहर के बीचों बीच है रांची में। इन्होंने क्या कहा कि भैया ये सड़ गया, इसको गाड़ दो। 2200 बोरा। एक अभी तत्कालीन मंत्री आप ही के यहाँ के बन्ना गुप्ता, इन्होंने जेसीबी से कोड़वाया तो पता चला कि उसमें 50 बोरा से ज्यादा नहीं उसमें आ सकता है। तो 2150 बोरा कहाँ गया? वो गोदाम सील है और एक कमेटी जांच कर रही है। ये इतने ईमानदार हैं। ईमानदारी का कहना नहीं है इनका भाई। ये इतने ईमानदारी के रामचर्या पूजा करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, कहां से आता है भाई? आप पूछे हैं कभी उनसे? आप पूछिए ना कि कहां से आता है रामचर्या पूजा का पैसा भाई, कौन देता है? आप निर्दलीय चुनाव लड़े रघुबर दास के खिलाफ। कहां से पैसा आया भाई? पार्टी तो नहीं थी कि पार्टी आपको देती। तो बहुत देखिए, अभी जो मैं कह रहा हूं मात्र 10% 20% है। मेरे पास 80% है। और मेरे पास इनका वो राज है कि मैं जिस दिन खोल दूंगा सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई साहब। नहीं, देखिए सुनिए। अभी क्या मतलब समझौता करने के लिए आधार देखिए, नहीं सुन लीजिए। देखिए सेक्रेटरी का नाम नहीं बता रहे हैं आप। हैं? हम लोग पता कर लेंगे सेक्रेटरी उस समय कौन था। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो सेक्रेटरी का नाम भी चलिए बता देते हैं आपको खुश करने के लिए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ठीक है, आप पूछ रहे हैं ना, तो वो उसमें कोई रहस्य नहीं है। उसको आप जानते हैं क्योंकि वहां पर डीसी थे वो अमिताभ कौशल, और उस समय वो वर्तमान सेक्रेटरी थे। आज भी, अभी थोड़ी दिन पहले तक थे वो। और सुनिए उनकी कहानी। जब मैंने आरटी निकाला तो पता चला कि मंत्री ने एफआईआर का आदेश किया है जांच रिपोर्ट के आधार पर। अमिताभ कौशल रातों रात ट्रांसफर करा के भाग गए वो। उनकी जगह उमा शंकर सिंह आए। एक चीज हाँ भूल जाएंगे भाई, ये कह रहे हैं कि सचिव ने इनकार कर दिया एफआईआर करने से।
अभी आपको हम देंगे। सचिव ने, किसी सचिव की हिम्मत है कि मंत्री का आदेश इनकार कर देगा? देखिए नियमावली क्या है। सरकार ने अपने भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को बचाने के लिए एक कवच बनाया है। वो कवच का नाम है संकल्प 2015, जिसमें है कि एक क्लर्क से लेकर मंत्री तक अगर FIR करना है आपको, तो आपको मंत्रिमंडलीय सचिवालय के थ्रू मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही आप कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताते हैं, जब अब आप जब कह रहे हैं ना, तो मैं नहीं चाहता था टारगेट करना किसी को, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। ACP जी ने जो चिट्ठी लिखी P दर्ज करने के लिए, उसको अमिताभ कौशल ने अपने ही स्तर पर दबा दिया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। अब समझिए कि क्या चल रहा है। अगर गड़बड़ी नहीं थी तो दबाया क्यों गया? क्यों दबाया गया? अब देखिए मेरे पास और कुछ है जो, हाँ नहीं नहीं, अरे भाई साहब मैं आपके घर में आया हूँ रांची से, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन उस रिपोर्टर को, उस जर्नलिस्ट को धमकाने के चलते मुझे आना पड़ा, क्योंकि वो अकेला कमजोर है ना। मैं अब सारे लोगों को बताऊंगा कि क्यों धमका रहे हो भाई, किस बात के लिए, मैं बताता हूं आपको। अभी चलिए, मेरा क्या भैया इंटरनेट खत्म है? कैसा होटल है भाई? गजब आप लोग हैं भाई। अब देखिए, अच्छा सुनिए सुनिए, नंबर दो, नंबर दो, चलिए नंबर दो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इनके झूठ के बारे में हम बता रहे हैं कि आदमी कितना बड़ा झूठा है, कैसे हम साबित कर देते हैं। अभी आप लोग प्रिंट मीडिया में कोई होंगे ना यहाँ पे? अच्छा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये आप लोगों ने छापा है ना कि अयोग्य व्यक्ति को फार्मेसी का सचिव पद पर बन्ना गुप्ता ने किया है, छापे हैं ना? इसकी पुष्टि आप किए थे? इसकी पुष्टि किए थे कि इसकी नियुक्ति हुई है कि नहीं? इसकी नियुक्ति ही नहीं हुई, कमेटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ये एलिजिबल नहीं था। और ये आदमी सरजू राय अपने फेसबुक पेज पर अभी भी डालकर जनता को गुमराह कर रहा है। क्या मजाक चल रहा है भाई? देखिए ना, आपको हम दिखा रहे हैं। हम उनको लिखे ट्विटर पर, हमने पता लगाया स्वास्थ्य विभाग से, भैया रियलिटी क्या है। मुझे पता चला कि इस आदमी की नियुक्ति ही नहीं हुई भाई, कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि एलिजिबल नहीं है। लेकिन अभी भी इस आदमी का पोस्ट वो रखे हुए है। मैंने कहा कि भैया या तो आप नियुक्ति पत्र डालो, यानी तो जनता से माफी मांगो। लेकिन ये मोटी चमड़ी का आदमी है भाई, ये बहुत ही मोटी चमड़ी का आदमी है, जिसको थेथर कहते हैं हम लोग, भोजपुरी में थेथर आदमी है ये, समझ गया? सुनिए, अब देखिए आपसे पूछते हैं, आप लोग पूछिएगा उस आदमी से। मैनहट्ट का नाम आप लोग सुने हैं ना? मैनहट्ट का, जब रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे, उसी समय से मैनहट्ट कर रहे थे ना। हमको तो ना यार, अभी हम 1 मिनट दो हमको जरा सा यार, थोड़ा सा पानी पिला भाई, इतना एनर्जी लॉस करवा रहे हो यार। नहीं नहीं नहीं, क्या है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या भाई? नहीं लग तो नहीं रहा कि अच्छा लग रहा है आपको? बोलने दीजिए, मैं इतनी दूर से आया हूँ, सुनने का क्षमता रखिए भाई, बुरा मत मानिए। अरे आपका काम हम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। ये आप लोगों का काम, लोग प्रश्न नहीं करते हैं उस आदमी से कभी। मैं बता रहा हूँ कैसे, हम बता रहे हैं कैसे। लाओ लाओ, मोबाइल ला जल्दी। मैनहट्ट का मामला आप लोग उठाए ना, ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट गए थे मैनहट्ट में, हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। आप लोग जानते हैं इस बात को ना? फिर डोरंडा थाने में गए और एक फोटो खिंचाया FIR का, समझिए। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन डोरंडा थाने में फोटो खिंचाया कि देखिए हम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अलमदार हैं। इनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में 2 केसेस हुए आपराधिक, एक डॉक्यूमेंट चोरी का, उसमें चार्जशीट हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, ये आरोपी हैं।
देखिए, अब देखिए, सुनिए, मेरा सवाल है आप लोग के माध्यम से उनसे, और मुझे विश्वास है कि जब मैं इतना चिल्ला रहा हूं, मैं इतनी दूर से आया हूं, तो भाई जरूर आप मेरा जरूर मदद करेंगे, मेरी जनता की मदद करेंगे, मेरा नहीं, जनता की। ये विधायक है ना, अभी ये विधायक हैं, ये जिस आवास में रहते हो मंत्री पुल का आवास है, ये मंत्री पुल का आवास क्यों यूज कर रहे हैं हम, वहां का बिजली पानी किस नैतिकता के आधार पर? चलिए, नंबर 2, 3, आप लोग ये निर्दलीय जीत के आए थे ना, जदयू में शामिल हो गए। भैया मैं थोड़ा जितना जानता हूं, अगर गलत हो तो बताइएगा। 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में यह उल्लेख है कि अगर आप निर्दलीय भी जीतते हैं तो पार्टी अगर ज्वाइन करता है आपको इस्तीफा देना होगा, है कि नहीं? है बताइए, क्यों नहीं रिजाइन कीजिए? क्या नैतिकता है? इसलिए कि वो सरकारी लाभ लें, गाड़ी में तेल ले विधानसभा से, इसलिए, और ईमानदार बनिएगा। चलिए, देखिए कितने विद्वान है, एक लाइव कर रहे थे, आप लोग भी देखे होंगे, हम भी देखे रिकॉर्डिंग उसका। भूइयां डी कोई मामला है शायद बस्ती का, तो ये कहे कि साहब एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों बराबर है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इनको ये नहीं पता है कि एनजीटी में जो भी ऑर्डर होगा उसका अपील आप सुप्रीम से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है ये, लेकिन ये कह रहे थे, ये ज्ञानी है। कहते हैं कि हम मंत्री को मुंह नहीं लगाते, हम किसी को, हम मुख्यमंत्री को सीधे बात करते हैं। अरे भैया, आपको मुख्यमंत्री मुंह नहीं लगाता, आपने 50 लेटर लिखे होंगे, लेकिन मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से कि आपको एक जवाब नहीं मिला आज तक। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि आपको किसी लेटर का? सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री के पहले ही उसको डस्टबिन में फाड़ के डाल दिया जाता है। आपको कैसे पता चला? मैंने देखा है, और अगर जवाब हो तो दिलवा दीजिए उनसे, उनके पास एक भी जवाब मिला हो मुख्यमंत्री का तो मैं मान जाऊंगा कि मुख्यमंत्री पढ़े हैं। चलिए, एक और मुझे इनसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, श्री आनंद कुमार, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आनंद कुमार से मुझे सहानुभूति है, जबकि एफआईआर में वो नेम्ड है। अब पूछेगा सहानुभूति क्यों है? सहानुभूति इसलिए है कि जब आनंद कुमार ने एक वीडियो डाला अपने क्या होगा, जनगण मन कुछ है ऐसा, नहीं माने, देखिए सुनिए ना, एग्जामिनर जैसा कहिएगा ना कि आगे बढ़िए, आगे थोड़ा पेशेंस रखिए भाई। देखिए हम नेता नहीं है भैया कि आप आगे बढ़िए बोलिए, नहीं, हम अपने तरीके से बोलेंगे, मेरा अपना तरीका है, मैं उसी तरह बोलूँगा। नहीं सुनिए, आनंद कुमार जो है, उन्होंने वीडियो डाला, वो वीडियो मेरे पास आया तो मैंने देखा कि वो 3 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई मेरी गलती क्या है, मैंने तो कहीं साइन नहीं किया, मैं तो अथॉरिटी नहीं था, तो मुझे क्यों? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, और तीसरा तरफ वो नेताओं को धमका रहे हैं कि आपका बहुत सारा बात है मेरे पास। तो हम सोचे कि भैया जरा देखें आनंद कुमार है कौन। आनंद कुमार का मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये रांची बेस्ड ही हैं, रांची के लोकल है, बरियातू में रहते थे। इनको नाम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों से ही जर्नलिस्ट हैं, वो भी बहुत बड़े, आज एक अखबार चलाते हैं, पहले वो प्रभात खबर में थे, फिर हिंदुस्तान में थे, एडिटर हिंदुस्तान में। वो इनको प्रभात खबर में ले गए, प्रभात खबर हिंदुस्तान में लेके आए, और शायद वही मेरा जो रिसर्च है कि वो उनको टाटा का भी हिंदुस्तान का संपादक बनवाया। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा जर्नलिस्ट, इतना बड़ा पत्रकार, प्रेस सलाहकार न बनता है जी मुख्यमंत्री का। वो मंत्री का निजी सहायक काहे के लिए बनने गया भाई? कर्मचारी क्यों बनने गया भाई? बताइए ना, जवाब दीजिए ना आनंद कुमार जी, आपको क्या जरूरत है भाई? आप इतना बड़ा जर्नलिस्ट को हम लोग कितना इज्जत की निगाह, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट के हिंदुस्तान में, प्रभात खबर में, यहाँ पटाटा में। तो मैंने जो इसमें समझा कि
इनको टूल किट बनाया गया सरजू राय ने, चूंकि सरजू राय को एक आदमी की ज़रूरत थी और ये जुगांतर भारती में भी ये काम करते, जुगांतर भारती के भी ये उसकी गवर्निंग बॉडी में है, एक जुगांतर पत्रिका निकलती है उसके भी ये संपादक है। तो सोचे कि भाई इनको यूज़ करते, इनको यूज़ किया गया, हम ये कहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझ के ऐसा किए होंगे। ये कहीं नहीं फंसे थे, ये कहाँ फंसे सुन लीजिए, और आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो ध्यान रखिएगा भाई, नहीं तो कहाँ कौन फंसा देगा अपने चक्कर में आपको पता नहीं चलेगा। जो टेंडर हुआ ना जेपीपीएल का, उसमें एक कंडीशन था कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टेंडरर बीडर को, उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था। आनंद कुमार जी, यहाँ पेपर है कि आपने वो सर्टिफिकेट बना के दिया कि जुगांतर भारती में इस समय से इस समय तक इसने काम किया है, लेकिन उसमें भी गलती है। वो जो काम किया 2 ही साल का एक्सपीरियंस उसके पास था, 3 साल का नहीं था, यानी टेक्निकली वो रिजेक्ट होना चाहिए उस बीडर को, फिर भी माननीय मंत्री ने उसको काम दे दिया। आनंद कुमार जी, मैं आपसे सलाह देता हूं भैया, अभी भी मैंने आपका चेक किया है, आपका वो यूट्यूब का पूरा, अभी भी आप टूल किट बने हैं सरजू राय का। आप कभी रघुबर दास का टिकट कटवाते हैं, कभी सरजू राय को दिलवाते हैं, ये सब करने से कोई फायदा नहीं भैया, ये किसी का नहीं हुआ, ये आदमी हमें भी बताएंगे कैसे नहीं हुआ। इसलिए इससे बाहर निकलिए और अपना मुकदमा लड़िए, किसी को दोषी मत बनाइए। और आप बताइए, आप कह रहे थे कि सरजू राय इतने ताकतवर हैं कि सचिव को मना कर दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे थे। तो सरजू राय ताकतवर है भैया, तो एक बात बताना कि आपके बच्चे का एडमिशन लौला में सरजू राय कराए कि किसी दूसरे ने कराया, मैं नाम नहीं लूंगा, ईमानदारी से बताना अपने वीडियो में भाई कि सरजू राय आपके बच्चे का एडमिशन नहीं कराने सके लौला में, जिसने कराया कम से कम थैंक्स बोल दीजिएगा उसको, ठीक है। आनंद कुमार जी, टूल किट बने, टूल किट, जान के बने अनजान लेकिन बने। अब रिश्तों की बात